हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज हम निफ्टेप्रान के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन एंड एडवाइस। सो पहला है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल जो होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल होते हैं तो उनको ये ब्लॉक कर देते हैं ताकि कैल्शियम आयन जो है वो सेल के अंदर ना जा सके। यानी इनहिबिट करता है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन अ सिस्टमिक एंड क्रोनिक वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। क्या करते हैं कि कैल्शियम आयन को की एंट्री को इनहिबिट कर देते हैं सेल के अंदर, यानी ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल को, ताकि कैल्शियम आयन जो है वो सेल के अंदर ना जा सके। एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेज़ोडाइलेशन होती है एंड रिडक्शन होती है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होते हैं वो भी कम हो जाती है। यानी ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन को सेल के अंदर ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन के दौरान कैल्शियम आयन की एंट्री को ये क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट की कंट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी डायलेट हो जाते हैं ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एंजाइना। यानी कैल्शियम डिपोलाइजेशन के दौरान कैल्शियम आयन की एंट्री को इनहिबिट कर देते हैं ताकि हार्ट का में ताकि कंट्रैक्शन फोर्स जो है हार्ट की वो कम हो जाए एंड ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है हार्ट तक वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और रिलीफ मिलता है फ्रॉम एंजाइना। सो ये है निफ्टेप्रान का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। अब हम बढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन क्या है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो निफ्टेप्रान क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को क्या कर लेते हैं, डायलेट कर लेते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड वेजोस्पास्टिक एंजाइना जिसे मेटल एंजाइना भी कहते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंजाइना में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट तक वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, फटीग, डिजीनेस, पेन होता है आर्म में, नेक, जा एंड बैक में। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना क्या है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना ये जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पेन होता है एंड जब रेस्ट कर लेते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं तो उसकी वजह से ये रिलीफ हो जाता है, सही हो जाता है। जबकि वेजोस्पास्टिक एंजाइना जो है ये रेस्ट के दौरान होते हैं, जैसे कि ये रेस्ट के दौरान होता है, नाइट के दौरान होता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये होता है। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट होता है तो उसकी ये रिस्पॉन्स देता है, उसकी वजह से ये सही हो जाता है। सो ये इसके यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके डोज के बारे में। अच्छा, डोज जो हाइपरटेंशन और एंजाइना के लिए जो देते हैं तो एक्सटर्नल रिलीज टेबलेट जो है वो इनिशियल डोज 30 to 60 मिलीग्राम वंस अ डे देते हैं। एडल्ट के लिए 30 to 60 मिलीग्राम देते हैं दिन में एक मरतबा, और ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं 7 to 14 डेज़ में। और मेंटेनेंस डोज होता है वो 30 to 90 मिलीग्राम है एंड मैक्सिमम डोज होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना चाहिए तो वो 120 मिलीग्राम पर डे। 120 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमीडिएट रिलीज़ कैप्सूल जो है एंजाइना के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इमीडिएट रिलीज़ कैप्सूल, तो इनिशियल डोज है वो 10 मिलीग्राम 3 टाइम अ डे, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए 10 मिलीग्राम। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं 7 to 14 डेज़ में, ग्रेजुअली डोज होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और मेंटेनेंस डोज होता है वो 30 मेंटेनेंस डोज होता है तो वो 10 to 30 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम पर डे, 10 to 30 मिलीग्राम और 3 to 4 टाइम पर डे, दिन में 3 से 4 मरतबा देते हैं। मैक्सिमम डोज होता है वो 180 मिलीग्राम पर डे होता है। मेडिसिन जो है निफ्टेप्रान जो है ये अवेलेबल है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम इमीडिएट रिलीज कैप्सूल की फॉर्म में एंड 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम एंड 90 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट की फॉर्म में। सो ये है इसके डोजेस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। इसकी वजह से क्या होता है, डिजीनेस होता है, यानी सर में दर्द होता है, फीलिंग सेंसेशन होती है ईयर में, नौशिया वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, उसके साथ यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है एंड फ्लशिंग होती है एंड हेडेक होता है। सो ये है इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इसके एडवाइस के बारे में। कि मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। चेंज पोजिशन स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब भी पोजीशन चेंज करनी हो तो स्लोली चेंज करें ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है कि जब भी हम कोई पोजीशन चेंज करते हैं, जब हम लेटे होते हैं तो अचानक से बैठ जाए या खड़े हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो स्लोली करें ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो।
अवॉइड करें ड्राइविंग या अदर एक्टिविटी रिक्वायर मेंटल अलर्टनेस। ड्राइविंग या अदर एक्टिविटी जिसके लिए मेंटल अलर्टनेस रिक्वायर होता है तो ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए। अवॉइड करें OTC मेडिकेशन, ऑन द काउंटर मेडिकेशन जो होते हैं तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऑन द काउंटर मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक फिजिशियन खुद ना कहे। डिटरमाइन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। रेगुलरली ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट जो होता है उसको चेक करें। इंक्लूड करें हाई फाइबर फूड टू मिनिमाइज कंस्टिपेशन। ऐसे फूड ले जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है कि कंस्टिपेशन ना हो। एंड लिमिटेड करें कंजप्शन ऑफ जेंटीन कंटिन्यूइंग ड्रिंक्स। और ऐसे ड्रिंक्स है जिसमें जेंटीन हो तो उसकी कंजप्शन को कम करें, जिस तरह की कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, तो उसको कम इस्तेमाल करें। सो ये है नेफिड पानी के बारे में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।